प्यारे बच्चों, आज का ये पाठ कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए है। अकाउंटेंसी का पहला अध्याय साझेदारी। आज हम साझेदारी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवसाय का सबसे प्राचीनतम स्वरूप एकाकी व्यापार है। प्राचीन काल से ही व्यवसाय की स्थापना और संचालन एकाकी व्यवसाय के रूप में ही किया जाता रहा। उसके अपने कुछ गुण और दोष जैसा कि सभी चीजों में होते हैं, वैसा एकाकी व्यवसाय में भी कुछ गुण और कुछ दोष थे। इसके प्रमुख दोषों में हम दो दोष प्रमुखता से देखते हैं, जिसके कारण इसको साझेदारी की आवश्यकता महसूस की गई। पहली समस्या तो एकाकी व्यवसाय में यह होता है कि एक व्यक्ति के पास पूंजी की क्षमता सीमित होती है। अगर हमें अपने व्यवसाय को बहुत बृहद स्वरूप देना हो, बृहद आकार में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति के पास उतने अधिक आर्थिक संसाधन नहीं होते। इसके अलावा प्रबंधकीय क्षमता भी एक व्यक्ति की सीमित होती है। हर व्यक्ति में हर प्रकार के गुण नहीं होते हैं। इसलिए अगर हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें वे गुण हों जिसकी आवश्यकता हमारे व्यवसाय को है किंतु हमारे पास नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हो करके व्यवसाय किया जाए तो व्यवसाय का संचालन और कुशलता पूर्वक किया जा सकता है, इसके परिणाम और उत्कृष्ट आ सकते हैं। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई और साझेदारी का प्रारंभ इटली के रोम शहर से हुआ और इंग्लैंड में इसका प्रारंभ 1284 ईस्वी में हुआ। धीरे धीरे कालांतर में इसके गुण और इसकी सफलता के फलस्वरूप अनेक देशों में व्यवसाय की स्थापना साझेदारी स्वरूप में होगी। साझेदारी क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी व्यावसायिक कार्य को करते हैं तो उनके इस सामूहिक प्रयास का सामूहिक व्यवसाय का नाम ही साझेदारी। यूं तो अनेक विद्वानों ने साझेदारी को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की जो परिभाषा दी गई है उसका अध्ययन करना, उसकी व्याख्या करना समीचीन होगा, सार्थक और ज्यादा उपयोगी होगा। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे देश में जो साझेदारी व्यवसाय के संचालन और नियंत्रण के लिए जो कानून बना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इसके अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद 2 में साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया है। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का अनुबंध किया है जिसे वे सब या उन सब की ओर से कोई व्यक्ति संचालित करता हो। ये परिभाषा हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि साझेदारी व्यक्तियों के बीच का संबंध है। उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने कोई आपस में अनुबंध किया, और अनुबंध इस बात का होना चाहिए कि किसी व्यवसाय के लाभ को बांटेंगे और वो व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो वैधानिक हो
और उन सबके द्वारा चलाया जाए या उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति या कोई अतिरिक्त व्यक्ति इसको संचालित करता है। प्यारे बच्चों, साझेदारी में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से उसे फर्म का नाम दिया जाता है, फर्म कहते हैं। सभी साझेदार एक उस फर्म के सदस्य माने जाते हैं। सभी साझेदारों का अधिकार और दायित्व समान होता है। उनका अधिकार और दायित्व का निर्धारण भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा और उनके बीच में किए गए समझौते, जिसे साझेदारी संलेख हम कहते हैं, साझेदारी संलेख में जो शर्तें निर्धारित कर दी जाती हैं और भारतीय साझेदारी अधिनियम में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसी के अंतर्गत, उसी के द्वारा उनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित होते हैं। यहाँ पर ये स्मरणीय है कि चूंकि साझेदारी की उत्पत्ति अनुबंध द्वारा होती है, इसलिए किसी भी फर्म में वे व्यक्ति ही साझेदार हो सकते हैं जिनके अंतर्गत अनुबंध करने की क्षमता हो, अर्थात वे वयस्क हों, पागल या दिवालिया न हों और किसी कानून द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य न ठहरे। साझेदारी में ये कहा गया, इस परिभाषा में कहा गया है कि ये उस व्यवसाय के लाभों को बांटे। इसमें यह बात निहित है कि फर्म में अगर लाभ होगा तो लाभों का विभाजन किया जाएगा और अगर हानि होती है तो हानि भी साझेदारों को वहन करनी हो। लाभों का विभाजन एक अनिवार्य तत्व है साझेदारी के। अब हम देखते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं क्या है। साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी प्रारूप में किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साझेदारी व्यवसाय में अनेक विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पर हम मुख्य रूप से 12 विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी साझेदारी में ये 12 विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली विशेषता है कि एक से अधिक व्यक्ति होना। साझेदारी व्यवसाय में अनुबंध के द्वारा उत्पत्ति होती है साझेदारी की, इसलिए अकेला व्यक्ति तो अनुबंध नहीं कर सकता। इसलिए एक से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, तभी साझेदारी का निर्माण हो सकता है। साझेदारी में साझेदारों की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 से पहले कम से कम 2 और सामान्य व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम 10 सदस्य निर्धारित थे। किंतु कंपनी अधिनियम 2013 में परिवर्तन के फलस्वरूप साझेदारी फर्म में अब कम से कम 2 और अधिक से अधिक 100 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साझेदारी अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। साझेदारों के मध्य जो ये संबंध स्थापित होता है, यह कोई सामाजिक या पारिवारिक संबंध न होकर के इनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो आपसी अनुबंध द्वारा होता है। तीसरी विशेषता के रूप में देखते हैं कि वैध व्यवसाय का होना। कोई भी साझेदारी तभी साझेदारी कहला सकती है जब उनका व्यवसाय, उनका कारोबार वैध कारोबार हो, अर्थात उस कारोबार को, उस कार्य को करने की इजाजत हमारे देश का कानून देता नियमानुसार। हाँ, अगर आवश्यक है तो उसके लिए लाइसेंस लेना,
परमिशन लेना, विभिन्न औपचारिकताओं का पालन करना, ये भी किया गया हो और एक नियमित रूप से वैधानिक तरीके से अगर उसका कार्य का संचालन किया जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि यह वैध व्यवसाय है। तो साझेदारी केवल वैध व्यवसाय के लिए, वैध कार्यों के लिए ही की जा सकती है। अगली विशेषता के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं कि साझेदारों का उद्देश्य लाभ कमाना और उसे आपस में विभाजित करना होना चाहिए। यूं तो एक साथ मिलकर के लोग अनेक ऐसे भी कार्य करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जिससे एक साथ घूमने के लिए टहलना जाना, एक साथ मनोरंजन के लिए गाना, घूमना, खेलना, एक साथ मिलकर के यज्ञ करना, देशाटन करना, धार्मिक यात्राएं करना। लेकिन ये सारे कार्य अगर एक साथ मिलकर भी किए जा रहे हैं तो उनके मध्य किसी प्रकार की साझेदारी नहीं है। क्यों? कि उनका उद्देश्य लाभ कमाना और लाभ को विभाजित करना नहीं। इसलिए साझेदारी में एक अनिवार्य तत्व, एक अनिवार्य विशेषता या लक्षण है कि साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना और लाभ का आपस में विभाजन करना होना चाहिए। अगली साझेदारी की अगली विशेषता है कि व्यवसाय का प्रबंध। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4(2) में ही यह बताया गया है कि ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में विभाजित करते हैं जिसे वे सब या उनकी ओर से कोई व्यक्ति संचालित करता है। तो साझेदारी व्यवसाय का संचालन करना, ये सारे साझेदार मिलकर के कर सकते हैं। उसमें से कुछ साझेदार मिलकर के उसकी प्रबंध व्यवस्था कर सकते हैं, या उसमें से कोई एक व्यक्ति कर सकता है, या उनमें से कोई भी व्यक्ति न करके किसी अन्य व्यक्ति को उसके व्यवसाय प्रबंध के संचालन के लिए रखा जा सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति उस व्यवसाय का प्रबंध संचालन करेगा वो इन सभी साझेदारों के बिहाफ में, इन सभी साझेदारों के ओर से करेगा, यानी उसके किए गए सभी कार्यों के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि साझेदारों के मध्य स्वामी और एजेंट, नियोक्ता और प्रतिनिधि का संबंध स्थापित होता है। इसका आशय यह है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार का प्रतिनिधि भी होता है और दूसरे साझेदारों का नियोक्ता भी होता है। नियोक्ता और प्रतिनिधि का आशय यह होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जब दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, तो कहा जाता है कि वो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधि। तो इसी प्रकार से कोई भी साझेदार अगर किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप व्यवसाय से संबंधित करता है तो वो माना जाएगा कि सभी साझेदारों ने किया है, या किसी भी साझेदार ने किया है तो उसके लाभ हानि को पाने का अधिकारी हर साझेदार होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साझेदारी में हर साझेदार, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रधान और एक दूसरे का प्रतिनिधि की हैसियत रखता है। अगली विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं कि साझेदारी में असीमित दायित्व होते हैं। एकाकी व्यवसाय का भी दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का तात्पर्य यह होता है कि व्यवसाय में अगर हानि होती है, व्यवसाय के लेनदारों का भुगतान करने के लिए, व्यवसाय के ऋणदाताओं का भुगतान करने के लिए अगर फर्म की संपत्तियां कम पड़ती हैं तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्तियों से ला करके असीमित मात्रा में जितनी भी जरूरत पड़ेगी ला करके फर्म के दायित्वों का भुगतान करना पड़ेगा। और यह दायित्व, यह असीमित दायित्व प्रत्येक साझेदार का पृथक पृथक और सामूहिक भी होता है। अर्थात अगर 3 साझेदार हैं, फर्म का भुगतान करने के लिए संपत्तियां कम पड़ रही हैं और प्रत्येक साझेदार को 1-1 लाख रुपए लाने पड़ रहे हैं, लेकिन एक साझेदार के पास निजी संपत्ति के रूप में केवल 50,000 रुपए ही है,
तो बाकी बचे 2 साझेदारों को अपने 1-1 लाख रुपए तो लाने ही पड़ेंगे। इसके जो 50,000 कम पड़ रहे हैं उसका भी हिस्सा इन दोनों साझेदारों को अपने निजी संपत्तियों से लाकर पूरा करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अगली विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं कि साझेदारी हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाए। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना, अन्य साझेदारों की इच्छा लिए बिना, सहमति लिए बिना अपने उस हित को जो उसका व्यवसाय में लगा हुआ साझेदारी फर्म में है हस्तांतरित नहीं कर सकता, यानी बेच नहीं सकता, किसी को दान नहीं दे सकता है, किसी को किसी भी तरीके से दूसरे को उसका स्वामित्व नहीं दे सकता है, मालिक नहीं बना सकता है। हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। उसको अपने हित का हस्तांतरण करना है तो सभी साझेदारों से या तो अनुमति लेनी होगी या उसे फर्म से अलग होने के बाद ही अपने हित को हस्तांतरित कर सकता है। अगली विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं कि साझेदारी फर्म में केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। यहां व्यक्ति का आशय वास्तविक व्यक्ति से है। कोई भी कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम संस्थाएं साझेदारी के रूप में नहीं हो सकती हैं। केवल वयस्क व्यक्ति, अनुबंध करने के योग्य व्यक्ति ही फर्म में साझेदार बन सकता है। अगली विशेषता साझेदारी के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साझेदारी फर्म का एक नाम होता है। फर्म का नाम सभी साझेदार मिलकर के निर्धारित करते हैं और उसी नाम के द्वारा उस फर्म को, उस व्यवसाय को जाना जाता है और इस प्रकार से वो एक पृथक व्यवसायिक इकाई के रूप में व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, क्योंकि व्यवसाय अपने स्वामियों से पृथक अवधारणा रखता है। और अगली विशेषता के रूप में देख रहे हैं कि पृथक अस्तित्व नहीं, मतलब यहां पर पृथक अस्तित्व का मतलब कि साझेदार और साझेदारी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। बिना साझेदार के साझेदारी नहीं होगी और बिना साझेदारी का कोई साझेदार नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साझेदारों का इस साझेदारी फर्म से अलग अस्तित्व साझेदार के रूप में नहीं हो सकता। व्यक्ति के रूप में उनका अस्तित्व हो सकता है, लेकिन साझेदार के रूप में वो फर्म से अलग होकर अपना साझेदार का अस्तित्व खो देते हैं। और आखिरी विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सद्विश्वास, सद्भावना का विश्वास। प्रत्येक साझेदार एक दूसरे से सद्भावना पूर्वक जुड़ा होता है, यानी प्रत्येक साझेदार को अपने कार्य, अपने क्रियाकलाप, अपने निष्ठा इस प्रकार से प्रदर्शित करनी है, संचालित करनी है कि उसे दूसरे के हित को, फर्म के हित को, अन्य साझेदारों के हित को हमेशा ध्यान में रखना है। इस प्रकार उसे सद्भावना सिद्धांत के अनुसार, सद्विश्वास सिद्धांत के अनुसार किसी भी साझेदार को कोई गुप्त लाभ नहीं कमाना चाहिए फर्म से। फर्म की संपत्तियों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत कार्यों में उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई साझेदार फर्म की संपत्तियों का अपने निजी हित में प्रयोग कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से लाभ कमा रहा है, गुप्त लाभ कमा रहा है, तो ये सद्विश्वास उल्लंघन का मामला माना जाएगा और ऐसी दशा में उसने जो कुछ गुप्त लाभ कमाया है या फर्म को जो क्षति पहुंचाई है अपने इस कृत्य के द्वारा, उसे फर्म को वापस लौटाना पड़ेगा।
इस प्रकार हम देखते हैं कि साझेदारी में एक दूसरे के साथ परम सद्विश्वास का संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, ये 12 विशेषताएं आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए और साझेदारी की परिभाषा को, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा दी गई है, इसको अक्षरशः याद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चित रूप से हमें फ़ोन करके या इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने क्वेश्चन को डाल करके उसका उत्तर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम और क्लियर कट और समझाने का प्रयास करूँगा। अंत में आपसे निवेदन है कि अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।